हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है, हम इससे पहले जो हैं देखो, जितने भी मुगल पीरियड में हमारे रूलर्स रहे हैं हमने उनको भी कवर किया बेसिकली मेडिवल टाइम में, और हमने लेटर मुगल्स को भी कवर किया। ठीक है, तो कौन सा बादशाह क्या करता है, किस तरीके से शासन करता है, कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आता है, ठीक है, और किस तरीके से थ्रोन पर बैठता है, उस सब की रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं हमने उन सबको कवर किया। तो ये जो है एक तरह की कॉम्बो वीडियो है, जिसमें हम जो है ना अब अलग अलग बादशाहों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम एक कंबाइंड वीडियो में देखेंगे कि भाई प्रशासन के लिए बेसिकली वहाँ पे सभी बादशाहों ने मिलके क्या किया, भाई कैसे सिस्टम फॉर्म किया, और किसने जो है उस सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस लाया या फिर उसे डेवलप किया। ठीक है, तो अब हमारा स्पेसिफिकली फोकस होने वाला है प्रशासन पे, ना कि उस पर्टिकुलर बादशाह पे कि भाई बादशाह ने क्या किया। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मुगल कालीन प्रशासन की। तो जो राज करने का सिद्धांत होता है, ये राजस्व वो नहीं है, फाइनेंशियल वाला नहीं है, हम राज तत्व का सिद्धांत देखेंगे। तो उसका जो मूल आधार होता है, बेसिकली बेस जो होता था, वो क्या हुआ करता था, पहले शरीयत हुआ करता था। ठीक है, अब क्योंकि भाई मुगल्स जो हैं वो भारत में आके भारत में शासन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो मूल आधार था शरीयत, बेसिकली उनकी जो विदेशी प्रणाली थी, अब वो मिक्स तो होगी ना भारतीय प्रणाली से जो भारत में चल रही थी, है ना। तो यहाँ यही हमें देखने को मिलता है, जो मुगलों की शासन प्रणाली थी उसमें मिक्सचर मिलता है इंडियन सिस्टम का भी, और एक उनका खुद का जो है विदेशी प्रणाली उसका भी। तो अब हम देखते हैं कि भाई बादशाह का जो है ओपिनियन, बेसिकली बादशाह को लेकर जो है बाबर का क्या था, हुमायूं का क्या था, अकबर क्या था। तो बाबर का मानना था कि भाई बादशाह की उपाधि धारण करके जो है बेसिकली धारण करो, और खलीफा के नाम मात्र की आधिपत्य से मुक्त कर लो, मतलब बादशाह को जो है थोड़ा फ्री कर दो। और हुमायूं क्या कहता था, भाई बादशाह जो है वही पृथ्वी पर जो है खुदा का प्रतिनिधित्व है। उसने ये नहीं कहा कि हम खुद ही खुदा हैं, उसने कहा कि खुदा का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बादशाह होता है। ठीक है, वहीं अकबर को हम देखें तो अकबर तो भाई स्वयं को ही इस्लामी कानूनों के बारे में जो है आंतरिक घोषित करने के लिए जो है बादशाह को सर्वश्रेष्ठ बताता है, कि मतलब अंतिम निर्णय जो होता है वो इस्लामी कानूनों को लेकर वो भाई बादशाह ही उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बात जो है वो मानता था। इसीलिए जितनी भी रूढ़िवादी इस्लामिक सिद्धांत थे उन सब को ख़त्म करते हुए वो जो है सुलेकुल पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करता है, जिसमें हम बेसिकली अपनी प्रीवियस क्लासेस में से डिटेल में उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी की जो वीडियो है उसमें कवर किए थे। ठीक है, कि सुलह कुल की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, और जो मज़हरनामा की जो है बेसिकली मज़हर की वो घोषणा करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अकबर का जो ये सिद्धांत था इसकी व्याख्या हमें कहाँ मिलती है, तो वो अबुल फजल के आईने अकबरी में हमें मिलती है। ठीक है, वहीं आगे के हम शासकों की बात करें, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन सब का मानना था कि वो जो बादशाह होता है वो भाई एक दैव्य देन होता है, गॉड उसे जो है वही वाली बात होती है, गॉड उन्हें चुनता है, उन्हें भेजता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, हमने इतने सारे लेक्चर्स लिए हैं तो हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई जो सिस्टम चल रहा होता है ना, हमने दिल्ली सल्तनत में भी देखा था, एक तो भाई सेंट्रल लेवल पर होता है भाई केंद्रीय प्रशासन, एक होता है प्रोविंशियल प्रांतीय प्रशासन। तो भाई सेंटर पे तो भाई सीधा कंट्रोल क्लियर हो गया, भाई ये सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, सेंटर का होता है, मतलब अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सुल्तान करेंगे, और अगर हम मुगलों की बात करेंगे तो मुगल करेंगे। ठीक है, तो उनका प्रशासन होगा सैन्य शक्ति पे आधारित। ठीक है, और जिसमें बादशाह जो है सीधी सी बात अब सेंट्रलाइज है तो सर्वोच्च हो जाएगा। ठीक है, फिर भी जो है अगर हम बात करें कि भाई अकेला पर्सन कहाँ इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चला लेगा, उसे कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो, पर फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो उसके साथ में काम करे। तो इसीलिए जो है प्रशासन की गतिविधियों को चलाए रखने के लिए वो जो है विजारत, जिसे हम एक तरह से आज का जो है मंत्री परिषद की तरह मान सकते हैं, उसने विजारत को फॉर्म किया।
जिसमें बेसिकली जो सबसे ऊपर हाई पोस्ट में अगर हम देखें तो वो होता है वकील या फिर वजीर, ठीक है। जो बेसिकली बादशाह को अगर हम एक कोने में कर दे, साइड कर दे, वैसे तो देखो सर्वश्रेष्ठ बादशाह ही है, पर फिर भी अगर हम उसे साइड कर दें तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो कौन होगा? तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो ये वजीर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सैनिक शक्तियाँ तो होंगी ही होंगी, यहाँ तक कि असैनिक शक्तियाँ भी होंगी, और वो भी असीमित अधिकारों के साथ में होगी। तो हमने ये तो देख लिया, अब ये बादशाह का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। तो आगे चल के जो है हम देखेंगे यही नोट के तौर पे कि अकबर ने जो है बैरम खां का जब उसका पतन हो गया था बेसिकली, ठीक है, तो उसके बाद जो है वकील के पद को जो है उसकी जो शक्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा उसके पास सैनिक असैनिक शक्तियाँ असीमित अधिकारों के साथ जो है मिलती है, उसी वजह से कि भाई वो ना दबा दे उसे, क्योंकि सेना भी उसी के पास में है, तो उसकी शक्तियों को सीमित करना ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष में ये जो वकील था इसके जो काम वो करता था, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनके बेसिस पे जो है कुछ और पोस्ट भी बना दी, ताकि जो है पावर जो है सिर्फ एक पर्सन के हाथ में ना रह पाए। तो उसने क्या किया, दीवान बनाए, मीर बख्शी बनवाए, मीर समा, खान समा और ये जो है सदरो सुदूर, ठीक है। तो ये पोस्ट उसने क्रिएट करी, जिसमें अब हम बात करते हैं दीवान की। तो जो दीवान होता है भाई, अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो है ये वित्त और राजस्व का जो है बेसिकली सर्वोच्च अधिकारी होता है। जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है वो दीवान वहाँ का देखता है। और जब ये बादशाह अगर मान लो अनुपस्थित है, उस समय नहीं है, तो इसकी पावर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फाइनेंस का काम जो देख रहा है भाई, जिसके पास पैसा, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, तो पावर तो बढ़ेगी ना। तो अब इसके भी हेल्प के लिए बेसिकली होता है ना कि सब भाई आपकी हेल्प के लिए फिर से जो है आप कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, तो इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है। बट सबसे ऊपर या सबसे ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है? बादशाह, ठीक है। बादशाह के बाद था ये वज़ीर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवीज़न हो गया, तो ये हो गया दीवान। और अब दीवान में भी भाई काम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए भाई दीवान खालसा जो है बना दिया गया, जो बेसिकली शाही भूमियों की देखभाल से रिलेटेड जितना भी काम है देखेगा। दीवान तन हो गया, जो वेतन और जागीरों की देखभाल करेगा, ठीक है। ऐसे ही मुशर्रिफ खजाना, जो केंद्रीय राजकोष की देखभाल का हिसाब किताब देख लेगा, और मुस्तौकी आय व्यय का जो है निरीक्षण कर लेगा, ठीक है। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है डिवीज़न कर दिया गया दीवान ने। इन सब के लिए ये अलग अलग जो है ये अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है, और सबके काम जो है अपने अलग अलग हो गए। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये जो मुग़ल बादशाहों में अगर हम बात करें कि दीवान कौन कौन थे, ठीक है, तो राजा टोडूमल भी जो है वहाँ के एक दीवान थे। मुजफ्फर था, मसूर, ये सब जो है अकबर के टाइम पे दीवान थे। अब हम अगर वहीं बात करें जहांगीर की, तो जो इत्माउद्दौला जो है वो उस समय के दीवान थे, बेसिकली नूरजहाँ के जो पिता थे, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे दीवान थे। अब आप सोचोगे ना कि भाई हमने जो है बात की अकबर से, इससे पहले क्यों नहीं, बाबर हुमायूं पे क्यों नहीं? क्योंकि भाई हमने अभी देखा ना ऊपर, ये डिवीज़न किसने किया था? वकील से सब डिवीज़न ये अकबर ने किया था। तो इससे पहले तो ये पोस्ट थी नहीं। तो अब जो है जब ये पोस्ट बनी तो राजा टोडूमल, ये मसूर और ये सब जो हैं भाई उस समय पे दीवान बने। जहांगीर के टाइम पे उसी के जो हैं बेसिकली ससुर बन गए। शाहजहाँ के टाइम पे सादुल्ला खां बन गया। औरंगज़ेब के टाइम पे असद खां, ठीक है, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा समय तक रहा, 31 ईयर्स तक जो है ये दीवान की पोस्ट पर रह चुका था, ठीक है। अब हम जो है हमने यहाँ पे और नेम देखे, जैसे ये तो दीवान हमने देख लिया कि भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और दीवान में भी सब डिवीज़न जो हुए थे वो किन किन बेसिस पे क्या क्या नाम दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मीर बख्शी की, ठीक है, सेकेंड की। तो मीर बख्शी का काम क्या है भाई? ये सैन्य विभाग का बेसिकली एक तरीके का भाग होता है, ठीक है, जिसमें उसके पास में पावर तो काफ़ी होती है, बट ये एक सेनापति नहीं होता,
क्योंकि जो हम कह रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जो पावर एक्सरसाइज करेगा वो कौन करेगा, वो बादशाह करेगा, तो सेनापति भाई बादशाह कहलाएगा। पर ये यहाँ पे सेनापति नहीं है, बट हाँ सेना विभाग से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब ये जो है मीर बख्शी देखेगा। क्योंकि भाई ऐसा थोड़े है कि सिर्फ सेनापति का ही काम होता है और कोई काम ही नहीं है, भाई रिक्रूटमेंट रिलेटेड भी काम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई सीधा जाके जंग में लड़ना शुरू कर दिया, उससे पहले की भी तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए ये जो है सैन्य विभाग ये सब देखता है, मीर बख्शी जो है वो देखता है। अब कार्य क्या क्या होता है तो हम देख लेते हैं। भाई भर्ती कराना, जैसे मैंने बोला कि भाई भर्ती भी तो कोई ना कोई कराएगा ना, ज़रूरी है ना, सिर्फ सेना में जाके लड़ना ही इनफ थोड़े है। सेना में लड़ जो रहा है उसको चुनना भी तो ज़रूरी है, क्या पता भाई उसको तलवार पकड़नी ही ना आती हो, तो ये सब देखना भी तो ज़रूरी है ना। हुलिया रखना, क्योंकि हमने जो है देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही देखा था कि हुलिया सिस्टम आ गया था कि भाई एक टाइप की फ़ोटो बना लेते थे जिससे एक आइडिया लगता था कि हाँ ये हमारी सेना में शामिल है। और यहाँ तक कि जो है घोड़ों पे भी दाग दिया जाता था ताकि पता लग सके कि भाई ये यहाँ की सेना का जो है ये घोड़ा है, अच्छी किस्म का घोड़ा है। इसी तरह जो है भाई रसद का प्रबंध करना, शस्त्रों की व्यवस्था करना, जितने भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फिर उस सब का निरीक्षण करना कि भाई हाँ जो भी जैसे दाग लगाया है वही घोड़े हैं, या हुलिया व्यवस्था जो की है ये वही लोग हैं, या ये प्रॉपरली ट्रेंड हैं या नहीं हैं, जो इक्विपमेंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं, शस्त्र इन्होंने इकट्ठे किए हैं वो क्वालिटी वाइज कैसे हैं, कैसे लोग यूज़ कर पा रहे हैं, और टाइम के साथ उन सबको जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है या नहीं। तो इस तरीके का पूरा जो निरीक्षण है, ठीक है, तो वो सब भी देखना जो है मीर बख्शी का काम ही आता है, ठीक है। इसी तरह जो है शाही महल की सुरक्षा का दायित्व भी तो उन्हीं के हाथों ही आएगा ना। सिर्फ वॉर में लड़ना ही इनफ थोड़े है। अब भाई कोई वॉर होने जा रही है पर वहीं अटैक हो गया महल पे और भाई बादशाह को ही मार दिया, है ना, तो भाई प्रोटेक्शन तो ये सब देखना भी तो मीर बख्शी का काम ही बनेगा ना। और इसी तरह जो है मनसबदारी व्यवस्था चलाने के लिए उत्तरदायी भी यही होता है, क्योंकि ये जो है खुद ही उच्च श्रेणी का मनसबदार होता है। जो ये मीर बख्शी होते हैं ये खुद उच्च मनसबदार होता है, तो इस सब का देख रेख करना भी भाई एक तरह से इसकी जो है जिम्मेदारी बन जाती है। और भाई देखिए आप एक बारी मनसबदारी की जो वीडियो है ना उसको भी देखिए, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई हाई रैंक और लो रैंक में कैसे डिफरेंस हो जाता है और मनसबदार का बेसिकली क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट ओवरऑल जो है आप ये समझ लीजिए जिसकी जितनी ज़्यादा रैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा और उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा और उतना ही स्टेटस ज़्यादा, ठीक है। जितनी रैंक लो उतना ही स्टेटस भी थोड़ा कम हो जाएगा, सैलरी भी कम हो जाएगी और जो जागीर मिलेगी, ठीक है, या फिर जो कैश सैलरी मिलेगी वो भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली डिपेंड करता है। तो अब भाई इतना सब कुछ का हिसाब किताब उसे देखना है, खर्चा पानी करना है इन सैनिकों का जो वो अपॉइंट करेगा, उनकी देख रेख करेगा, हुलिया और दाग सिस्टम चलाएगा, ठीक है। तो इन सब के लिए जो भी खर्च बनेगा तो उसे हाई मनसब तो चाहिए होगी, तो इसीलिए ये जो है उच्च श्रेणी के मनसब होते हैं और सभी मनसबदारों की नियुक्ति भी उसी के विभाग से ही इसीलिए होती हुई निकलती है, क्योंकि भाई उसका काम जो है सेना वगैरह को देखना है। और जो मनसबदारी बेसिकली मनसब बनाया जाता है या किसी को मनसबदारी दी जाती है, जागीर दी जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मनसबदार की यही होती है कि भाई उसको वो सेना प्रोवाइड करे बादशाह को, तो वो अपनी खुद की भी एक सेना रखते हैं, सेना अपॉइंट करते हैं, है ना। तो अब सेना अपॉइंट करेंगे तो अगर सब कोई अपने हिसाब से सेना अपॉइंट कर लेगा तो भाई जो क्वालिटी इशू है वो होने लग जाएगा। इसीलिए भाई इस सब की जो बेसिकली नियुक्ति का जो विभाग है सबको देख रेख भी फिर किसके हाथ में आ जाएगा, मनसबदार तो करेगा ही, जो अदर भी मनसबदार होंगे, पर किसकी देख रेख में हो जाएगा, फिर मीर बख्शी के देख रेख में हो जाएगा, है ना। अब हम तीसरे की बात करें तो जो तीसरा है वो मीर समा है।
जिसका काम क्या होता है, घरेलू मामलों का जो है बेसिकली जितना भी काम होता है उस सबको देखने का जो प्रधान होता है वो मीर समा होता है। जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं कि भाई वहाँ पे उनको क्या क्या चाहिए भाई, जैसे डेली बेसिस पे कौन से कपड़े, वहाँ पे कौन सी टेबल चेयर, मतलब आप समझ रहे हो ना, बेसिक नीड्स जो होती हैं डेली की, कि भाई किसी को क्या चाहिए क्या नहीं। खाने पीने के अपार्ट, क्योंकि खाने पीने बाकी सामान लाना ये सब तो है, बट खाना बनाने के लिए अलग ही प्रॉपर रसोइया होता था। पर मीरे समा को जो है वहाँ की डेली नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो हैं जितने भी काम हैं वो सब देखने होते थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट हो जाती थी। इसी तरह मैंने बोला ना, जैसे बस रसोई का अलग हिसाब हो जाता था, कुछ जो शाही रसोइया होता था उसे खाने समा बोला जाता था, ठीक है। खाने समा और मीरे समा, ठीक है। मीर मतलब भाई यहाँ पे जो है जो घरेलू काम देख रहा है, और खान जो है भाई खाने पीने का जो काम देख रहा है। अब उसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंट पोस्ट देखते हैं सद्र उस सुदूर, जो बेसिकली धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता है कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए धन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो भाई अब कार्य क्या होगा, क्योंकि भाई ये तो एडवाइज़र ही तो हो सकता है, क्योंकि सबसे हाई पोस्ट पे हमने क्या बात की, कौन है, बादशाह है, बादशाह के पास से सारी पावर है। तो भाई धार्मिक तौर पे ये तो सलाह ही देगा ना, इससे ज़्यादा पावर क्या होगी, मानना ना मानना तो बादशाह पे है। तो फिर काम क्या क्या है इसके, तो भाई प्रधान काजी के रूप में मुकदमों का जो है निर्णय कर देगा। बहुत सारे भाई मुकदमे आएंगे तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो भाई कोई तो चाहिए ना, तो ये करेगा। धार्मिक विषयों पे परामर्श देगा, ये तो नॉर्मली बात हो गई। दान विभाग को जो है बेसिकली ये देखेगा, जो भी लोग दान देंगे तो इससे रिलेटेड, क्योंकि भाई रिलीजियस रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो देखेगा। अब दान पुण्य की व्यवस्था करना वो भी उसी का काम होगा। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था को करना ये भी भाई उसी का काम आ जाएगा, है ना। विद्वानों को कर मुक्त भूमि या फिर जो वजीफा है वो प्रदान करना, ये भी काम भाई किसके हाथ में आ जाएगा, ये सुदूर जो है सद्र सुदूर के हाथ में आ जाएगा, है ना। इसी तरह जो है हम आगे बात करें, इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था देख रेख करना, ये भी इसका काम आएगा। ये बेसिकली एक तरह से आप समझ लीजिए, इन शॉर्ट जो है न्याय व्यवस्था जो है वहाँ की वो सब देखेगा, और ये एक तरह का मुख्य काजी होगा जो बेसिकली हेल्प करेगा, ठीक है, जिसमें कानूनों की व्याख्या करने में मुफ्ती और काजी इसे जो है ये किस किस की हेल्प ले सकता है, क्योंकि भाई इसका भी काम तो बहुत ज़्यादा है ना। तो हमने अभी भाई इतनी बड़ी लिस्ट देखी तो भाई काम तो बहुत ज़्यादा है। तो काजी उल कुजात और शेखुल इस्लाम, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें औरंगजेब के टाइम पे, तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देख रेख करने के लिए, या बेसिकली उनका चरित्र जो है एकदम कहते हैं ना रिलीजियस में बिल्कुल सही है, वो नियम पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस सब के लिए जो है उसने मुस्तकिबों की जो है अपॉइंटमेंट की थी, ताकि भाई उसे ये क्लियर रहे कि जो शरीयत के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं या नहीं, ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं उसको रोका जा सके। तो बेसिकली ये जो मुहतसिबो है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, जनसाधारण के आचार का रक्षक या देखभाल करने वाला अधिकारी, ठीक है। तो अब इसके लिए भाई वो क्या करेंगे, जो हिंदू मंदिर हैं और पाठशाला हैं उन सबको तोड़ेंगे, क्योंकि भाई ये जो है ऑब्वियसली बात है वो हिंदू धर्म के हैं ना, तो इसीलिए जो उनके शरीयत में है वो सब तो फॉलो नहीं कर रहे होंगे ना। अब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भाई ये अपॉइंट क्यों किए गए हैं ये जो है मुहतसिब, ये तो इसीलिए किए गए हैं कि शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोका जा सके। तो ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में मिलते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली थी वज़ीर की, जो उस समय पे सबसे ज़्यादा पावर जो है अपने पास रखता था, और अकबर के टाइम पे वज़ीर की पावर को भी बेसिकली किस तरीके से सब डिवाइड किया गया था उसको हमने कवर किया। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वज़ीर की ही पोस्ट होती थी और कोई पोस्ट ही नहीं होती थी। तो अब हम उन अदर पोस्ट की बात करेंगे, तो भाई और क्या क्या काम होते थे। तो मीर आतिश जो था वो तोप खाने का प्रधान होता था, जिसे दरोगाए तोपखाना भी कहा जाता था, ठीक है। ऐसे ही जो है साहिब तोजी ये सैनिक लेखा अधिकारी था, बेसिकली रिटर्न वर्क जितना भी चाहिए होता है ये वो सब देखता था। ऐसे ही दरोगा डाक चौकी, ये जो है एक तरह का गुप्तचर विभाग होता था और डाक विभाग होता था। देखो नाम से तो साफ ही पता चल रहा है कि भाई ये डाक विभाग है, पर दरोगा
तो भाई अब दरोगा या डाक चौकी से अब ये सीधा क्लियर समझ लो कि भाई गुप्तचर विभाग भी है और डाक विभाग भी है। अब इसी तरह जो है मीर बहर जो है वो जल सेना का प्रधान है, बेसिकली शाही नौकाओं का। तो भाई बहर से आप थोड़ा याद रख सकते हैं, बहता हुआ, बहेगा क्या, जल ही होगा ना, तो जल सेना का प्रधान हो गया, ठीक है। क्योंकि मीर हमने जहाँ देखा था भाई वो ज़्यादातर क्या होता था भाई, हम देखते थे प्रधान होता था किसका, सेना का, मीर बख्शी हमने देखा ना, तो जल सेना का बेसिकली ये प्रधान हो गया। ऐसे ही मीर बार हो गया, तो भाई ये वन को रक्षक हो गया, वन का रक्षा करने वाला, ठीक है। अब नाजीरे बयूतात, तो ये जो है शाही कारखानों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। ऐसे ही मुस्दी जो है बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। अब हमने भाई सेंट्रल लेवल पे तो जितने भी पोस्ट थे उसको हमने देख लिया, जो भाई कंट्रोल कर रहे हैं। बट अब जो है जो प्रशासन चल रहा है प्रांतीय बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पर, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर तो भाई मुग़ल एम्पायर तो हो ही गया है ना, उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद जो है बेसिकली सूबे आ जाएंगे, सूबों बेसिकली प्रांतों के बाद क्या, सरकारें आ जाएंगी, जिले के बाद क्या आ जाएंगे, परगने जैसे महल, और फिर कहेंगे गांव। तो ये जो है इस तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बाबर और हुमायूं की। तो उनके शासनकाल में मुग़ल में जो है बेसिकली प्रदेशों को ही प्रशासनिक मंडल या सूबों की अपेक्षा सरकार में विभक्त किया गया था, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो सूबे वाली चीज़ थी, सूबे वाली प्रांत की, ये बीच में नहीं होता था, सीधा जो है भाई ये सरकार में होता था। जिसमें हम अब देख सकते हैं कि भाई देखो इन दो में तो नहीं था, ठीक है, ये उस समय नहीं था, इस सीधा डिवीज़न जो है सरकार में था, ठीक है। अब वहीं जो है हम बात करें अकबर की, तो भाई अकबर ने ही सबसे पहले जो है ये प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करने की कोशिश की। तो उसमें जो है उसने बेसिकली ये जो सूबे हैं, प्रांत हैं, वो लेके आया। तो जो है 1580 में जो है उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभक्त कर दिया। क्योंकि भाई उस समय जो है एम्पायर बढ़ता जा रहा है ना, अब एम्पायर बढ़ता जा रहा है तो ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए उसने जब 12 प्रांतों में उसे डिवाइड किया, तो उसके बाद में जो है ये आगे बढ़ता गया, और इसी तरह आगे परगनाओं, महलों में, गाँव में ऐसे एक्सपैंड करता गया। अब वही हम बात करें अंतिम समय में जो है बराबर, खानदेश, अहमदनगर, ये सब जो हैं बेसिकली इसके सूबों में शामिल हुए, और टोटल कितने सूबे हो गए, 15 सूबे हो गए। जब ये पहले तो देखो शुरुआत में 12 हो गए, 1580s तक जब उसका एम्पायर का हिसाब किताब ये सब चल रहा था और उसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये 12 थे। बट बाद में जब उसका एम्पायर एक्सटेंड करने लगा और जब उसका टाइम पीछे मतलब लास्ट चल रहा था, तो बराबर हो गया, खानदेश और अहमदनगर ये सब जो हैं जोड़ लिए गए। अब जब इन्हें हरा कर अपने एम्पायर में मिला लिया गया, तो भाई जो है ये 12 से 15 हो गए हैं, ठीक है। आगे इसी तरह ये जो हैं बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि भाई जब एम्पायर एक्सपैंड करेगा तो जो ये सरकार, जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, वो भी तो एक्सपैंड करेंगे ही ना। तो अब जहांगीर के टाइम पे देख ले तो कांगड़ा विजय होती है, तो इसीलिए जो है इसे लाहौर वाले जो बेसिकली प्रोविंस था उसमें जो है मिला लिया जाता है कांगड़ा को। वहीं शाहजहाँ के टाइम बोले तो कश्मीर उसके अंडर आ जाता है, थत्था आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, कश्मीर को लाहौर वाले में ले आते हैं, थत्था को मुल्तान वाले में ले आते हैं, उड़ीसा को जो है बंगाल वाले में ले आते हैं। तो अकबर के समय इसकी जो है ये इसी के अंदर आता था। अब जो है ये अलग 3 स्वतंत्र हो गए और कुल जो है 18 हो गए, क्योंकि अभी देख रहे हो ना लाहौर में जहाँ पहले था, अभी मतलब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, अलग अलग कर दिए गए। जो पहले इसके अंडर ही थे, अब 3 और आ गए ना, 3 अलग नए हो गए। अब ये 3 अलग नए हो गए तो भाई उन 15 में जुड़ेंगे तो 18 ही हो जाएंगे। और औरंगजेब के टाइम हमने देखा ही था कि बीजापुर और गोलकुंडा भी जो है शामिल कर लिए जाते हैं। तो अब ये 2 हो गए, 18 में 2 जोड़ दो तो भाई 20 ही होगा, तो 20 हो गए, ठीक है। तो एट द एंड हम समझ गए कि भाई किस तरीके से जो है इनके एम्पायर एक्सटेंड करने पर जो है जो प्रोविंसेस थे वो एक्सपैंड करने लगते हैं।
जिसमें जो है भाई अकबर के काल में हम देखें ना, ये जो प्रांतीय प्रशासन है उस समय उसको क्या कहा जाता था, सिपा सलाहकार बेसिकली गवर्नर कहा जाता था, जिसका आगे नाम बदल के जो है नाजिम या नाजिम सूबा कर दिया गया, जो उत्तराधिकारियों ने बदला था। आगे हम बात करें सेकेंड की, जो बेसिकली सरकार या ज़िला है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि भाई हमने इन्हें स्टेप में देखा कि एक तो मुगल एम्पायर हो गया सेंट्रल लेवल पे, उस पर हम बात कर चुके हैं। फिर उसको डिवाइड किया तो सूबों में, प्रांतों में किया। अब ये तो है अकबर के टाइम से आया, तो हमने इस पर भी बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सरकार से शुरू होता है, जिलों से, उसके बाद परगना, महल और गाँव, ठीक है। तो अब जो है हम इस पर बात करने वाले हैं सरकार या जिले पे, ठीक है, जो हुमायूं के टाइम से ही है, वो हुमायूं के बाबर के टाइम से ही है। तो अब हम बात करें सरकार या ज़िले की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जैसे फौजदार या शिकदार, जो बेसिकली शांति व्यवस्था बनाने में हेल्प करते हैं, और ये अमला गुजार, करोड़ों, ये टैक्स बिल अधिकारी होते हैं, ये बितकवी लेखक जो है भू राजस्व कार्यकाल का जो है ये अधिकारी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है खजानदार जो है खजाना अधिकारी होते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं परगने के प्रशासन की, ठीक है, जिसमें शिकदार होता है जो मुख्य अधिकारी है, ठीक है। आमील होता है जो वित्त देखता है, वहाँ का बेसिकली फाइनेंस देखता है, जिस भी परगने का उसका काम होता है वो वहाँ का सारा फाइनेंस देखता है। फौजदार जो होता है वो खजाना प्रभारी होता है। और कानूंगो का बेसिकली काम क्या होता है, लगान का और कृषि संबंधी जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको तैयार करना उसका काम होता है, ठीक है। अब वहीं जो है सबसे लास्ट लेवल जो हमने देखा था वो था गांव। तो गांव में जो है ग्राम प्रधान जो है कौन होता था, मुखिया होता था, मुकद्दम होता था, चौधरी होते थे, खूत होते थे, ठीक है। यहाँ पे स्वायत्त संस्था होती थी जो बेसिकली ग्राम पंचायतें ही ग्राम की सुरक्षा करना, सफाई करना, शिक्षा को देखना, सारा काम जो है बेसिकली वही करती थी, जो बेसिकली यहाँ पे चला आ रहा था। उसी सिस्टम को इन्होंने यहाँ जो है गांव के लेवल पे जो है कंटिन्यू रखा, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें लंबा शासन करना है तो इंडियन टच भी देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई वो फॉरेनर्स हैं, उनकी क्वांटिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो भाई अगर वो उनके तरीके फॉलो नहीं करेंगे, इंडियंस के तरीके फॉलो नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म जो है अपना शासन बरकरार नहीं रख पाएंगे, और लोगों से जो है एक अटैचमेंट एज अ रूलर जो है कि भाई ये हमारा ही बादशाह है, वो नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये सारी जो है इन सब का काम की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को ही होती थी। अब हमने ये सब तो देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाई कौन सी पोस्ट थी, कौन किस पोस्ट के थ्रू जो है क्या काम करता था। अब हम बात करते हैं वहाँ की जो है सैन्य व्यवस्था की। तो जो मुग़ल सेना है वो बेसिकली अफ़गानी, ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान, मराठी, रजवाड़ी आदि सब मिलकर जो है वहाँ पे एक मिश्रित जो है सेना बनती है, क्योंकि भाई मैंने बताया ना मिक्सचर जो है वो तो हमें मिलेगा ही, एक इंडियन टच भी मिलेगा, विदेशी का जो है फॉरेन टच भी मिलेगा। अब वो रह रहे हैं तो भाई अफ़गानी, ईरानी, तुरानी भी मिलेगा, इवन यहाँ तक कि इंडियन में भारतीय मुसलमान भी मिल जाएंगे, मराठी भी मिल जाएंगे, रजवाड़े भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है एक अलग तरह की सेना का संगठन होता है। और जब ये सेना को संगठित किया जाता है तो दशमलव प्रणाली जो है बेसिकली उसको यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली जिस तरीके से चंगेज़ खान किया करता था, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई हाँ कहीं ना कहीं जो है एज अ रोल मॉडल के तौर पे वहीं से ही फॉलो किया हो, क्योंकि भाई हमें पता है बाबर जो है चंगेज़ खान का ही माता के साइड से जो है उसका लीनेज जोड़ा हुआ था। तो ये जो है कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि वहाँ से जो है इंस्पायर होकर बोरो किया गया दशमलव प्रणाली को, जिसमें बेसिकली मनसबदारों की सेना भी हमें मिलती है, अधीनस्थ राजाओं की सेना भी मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी भाई जितनी भी उसके पास जो बादशाह होता है सेना सिर्फ और सिर्फ मनसबदारों से आती है, ऐसा नहीं है। उसकी खुद की भी सेना होती है, मनसबदारों से भी सेना मिलती है, जो उसके अधीनस्थ राजा होते हैं उनसे भी मिलती है, ठीक है। और एक ये भी तरीके हैं जहाँ से उन्हें सेना मिलती है, एक अहदी सेना और दक्षिणी सेना, जो दखिली सेना। तो ये जो अहदी सैनिक होते हैं
वो बेसिकली भर्ती, घोड़े, वस्त्र, वेतन आदि राज्य की ओर से जो है इनको दिया जाता है और ये जो है यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। अब ये जो दाखिली सैनिक हैं ये बेसिकली बादशाह इसे नियुक्त करता है, जो कि मैंने बोला कि उनकी खुद की भी जो है एक सेना है, तो बादशाह की ओर से बेसिकली नियुक्ति की जाती है, जो बेसिकली मनसबदारों के अधीन ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। अब हम बात करें सेना की कि सेना के प्रकार कैसे होते हैं या सेना किस किस तरीके की जो है हमें देखने को मिलती है, तो ये कॉमन है, ये ज़्यादातर जो है हमें इसी तरीके की सेना ही मिलती है और जगह भी कि भाई नॉर्मल है, पैदल सेना मिलेगी जो पैदल चल के जाएंगे, घुड़सवार सेना मिलेगी जो घोड़ों पर जाएगी, यहाँ पे जो है ऐड हो जाते हैं जैसे गोलंदाज फौज जो भाई गोले वोले फेंकेंगे, ठीक है, बारूद वगैरह का क्योंकि यूज़ हो चुका था बाबर के आने के बाद। फिर गज सेना हो गई, ठीक है। तो ये सारी सेनाएं जो हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, हर तरीके की यहाँ पे सेना थी। जिसमें अब हम बात करें इस पर्टिकुलरली पैदल सेना की, तो इसी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है, पैदल सेना की। तो अब ये पैदल सेना भी जो है इतनी बड़ी ब्रांच है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी सब डिवाइड किया जाएगा ताकि काम अच्छे से चले। तो इसमें भी दो तरीके के जो हैं सैनिक होते थे, जिसमें एक कहलाते थे अहशाव सैनिक, दूसरे जो कहलाते थे सहबंदी सैनिक। जो ये अहशाम सैनिक होते थे ये ये जो बंदूकची जो गोली वगैरह चलाते थे एक तरह से, ठीक है, बंदूकों को चलाते थे, और एक तलवारबाज, ठीक है, वो होते थे। और ये जो सहबंदी है ये बेरोज़गार लोगों से जो है बेसिकली भर्ती कर दी जाती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड होते थे, बट हाँ क्योंकि एकदम से होता है, रिक्वायरमेंट है सैनिकों की और पैदल सेना की स्ट्रेंथ होती भी ज़्यादा है, तो उसमें जो है उनमें शामिल कर लिया जाता था, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ये एक्सपीरियंस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। वहीं अब हम दूसरी की बात करें तो अश्वरोही सेना की, ये सबसे ज़्यादा सर्वोच्च शक्ति वाली होती थी, ठीक है, पावर इन्हीं के पास में ज़्यादा होती थी क्योंकि भाई पैदल वालों के पास अभी इतने रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है, पर स्ट्रेंथ में वो ज़्यादा ही चाहिए। अब जो अश्वरोही हैं तो इनके पास पावर ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट होते हैं तो इनको भी देखने में जो है दो तरीके के हमें सब डिवीज़न मिल जाएंगे। तो जो है वारगीर घुड़सवार होते थे और एक सिलेदार घुड़सवार होते थे। तो ये जो वारगीर घुड़सवार होते थे ये प्रत्येक साजो सामान राज्य की ओर से इन्हें दिया जाता था कि भाई आपको हम सब जो है प्रोवाइड कराएंगे। वहीं सिलेदार जो होते थे सारी व्यवस्था खुद ही करते थे और बस जो है यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट है मुग़ल है उनमें शामिल हो जाते थे। आगे हम बात करें कि भाई घोड़ों की उपलब्धता के आधार पे सैनिक का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि भाई देखो ये तो हमने ऊपर बात कर ली कि जिनको रिसोर्सेज जिस हिसाब से मिलते हैं ये उसके बेसिस पे हमने दो हिस्सों में बांट दिया, पर हो सकता है किसी के पास में दो हो किसी के पास में एक हो। यहाँ से मतलब नहीं बनता कि भाई ये चाहे राज्य दे रहा हो या वो खुद कर रहा हो, पर क्या पता इसके पास भी दो हों और इसके पास भी दो हों, तो क्या बोलेंगे। तो अब ये जो है हम सेना का विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं, घोड़े की उपलब्धता के आधार पे, कि जिसके पास एक घोड़ा है वो यकवस्वा बोला कहा जाता है, जिसके पास दो घोड़े होते हैं दोस्पा बोला जाता है। जो बेसिकली हमने मनसबदारी में देखा था जद और सवार रैंक के में, तो सवार रैंक में हम देखते थे कि भाई 2 अस्वा की डिमांड होती थी, 3 अस्वा की डिमांड होती थी, 3 घोड़ों की। निम्न अस्वा होते थे जो 2 सैनिक जो हैं बेसिकली 2 सैनिकों के पास एक ही घोड़ा होता था, और यहाँ एक ही सैनिक के पास एक घोड़ा, एक सैनिक के पास 2 घोड़े और एक ही सैनिक पे 3 घोड़े। तो भाई 2 अस्वा पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता था जो है एक अस्वा के कंपेयर में, क्योंकि भाई अगर देखो वो वॉर पे गया अपना घोड़ा लेके गया तो घोड़ा थक गया, अब घोड़े को कुछ समय रेस्ट चाहिए, पर वॉर तो चल ही रही है ना, तो इसीलिए जो जब तक उनका दूसरा घोड़ा है वो उसे ले जाते हैं। अब दूसरा घोड़ा ले गए तो इसने तब तक रेस्ट कर लिया, अब ये थक गया, जब ये थक गया तो वो इसे ले गए, अब ये रेस्ट कर लेगा, तो इस तरीके से काम भी चलता रहेगा। इस वजह से जो है ये 2 अस्वा 3 अस्वा इन पे जो है फोकस रहता था कि भाई ये जो है हो।
अब वहीं जो है अब हमने तीसरी टाइप देखी थी जो है गोलंदाज फौज। तो उसमें भाई तोप, बेसिकली तोपची ही होते थे, क्योंकि हमने देखा था बाबर के टाइम पे तोप खाने जो हैं उसकी शुरुआत हो गई थी। तो उसके समय पे जो है बहुत बढ़िया तोपची थे, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा खां, जो बाबर के टाइम पे थे। ये जो है भेला के किले को जीतने के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, ठीक है, हमने बात की थी। वहीं अगर हम बात करें अकबर के टाइम पे, तो तोप खानों की जो है व्यवस्था प्रॉपर रूप में जो है उसने की। उसके टाइम पे जो है यहाँ तक कि मीर आतिश एक अलग ही तोप खाना विभाग बनाया गया था। भारी तोपें जो हैं जिनशी और हल्की तोप जो तोपें होती थी उसे दस्ती बोला जाता था, ठीक है। आगे हम बात करें गज सेना की, जो हमने लास्ट उसमें देखा, जो हाथियों की सेना होती थी। तो गज सेना जो है अकबर ने जो है गज सेना के प्रबंध के लिए भी काम करा, एक पर्टिकुलरली विभाग बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, पील खाना, ठीक है, जिसमें जो है अब नौसेना की बात करें हम, तो नौसेना की नौकाओं के जो प्रभारी होते थे उसको मीर बहर कहा जाता था। और अकबर ने ही जो है नवाड़ा नामक जो है नौसेना विभाग की जो है उसने स्थापना की थी। तो हम देख सकते हैं अकबर के टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिफॉर्म किए गए थे, जिसको आगे के रूलर्स ने फॉलो किया, थोड़े बहुत उसमें जो है इम्प्रूवमेंट किए, चेंजेस लाए, बट जो मेन स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस जो है हम देख सकते हैं अकबर ने किया। तो ये तो हमने देखा उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जितना भी मिलिट्री है, सेना की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, कितने किन पे घोड़े होने चाहिए। बाकी आप मनसबदारी की वीडियो जो है मनसबदार सिस्टम की, वो आप सेपरेट और देख सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई मनसबदार जो होते थे किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते थे कि भाई वो सेना प्रोवाइड करे। तो हमने इन सब के बारे में डिटेल में देखा। आगे हम यहाँ की जो सोसाइटी है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, इन सबको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।